लालची ब्रेड आमलेट वाला। चकरपुर रेलवे स्टेशन पर एक छोटू नाम का लड़का उबले हुए अंडों का ठेला चलाता था। उसे सिर्फ अंडों को उबालना ही आता था और ग्राहक भी उबले अंडे बड़े चाव से खाते थे। पर कई ग्राहक जो उबले अंडे नहीं खाते थे वह छोटू से कहते, अरे छोटू, तुम बस हमेशा उबले अंडे ही क्यों बेचते हो? क्या तुम्हें ऑमलेट बनाना नहीं आता? इस तरह कई ग्राहक ब्रेड और ऑमलेट की डिमांड करते थे, मगर छोटू को ऑमलेट बनाना नहीं आता था। तो उसने सोचा, अगर मैं ब्रेड और ऑमलेट बेचना शुरू कर दूं तो मेरा धंधा और भी बढ़ जाएगा। छोटू एक दिन बाजार में एक ढाबे पर काम करने वाले अपने दोस्त शंभू से कहता है, अरे शंभू, मेरे ठेले पर काम बहुत बढ़ गया है। मुझे कुछ दिन के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मैं कमाई का हिस्सा तुम्हें भी दे दूंगा। कैसी मदद? तुम तो जानते हो मुझे ऑमलेट बनाना नहीं आता। अगर तुम मुझे ऑमलेट बनाना सिखा दोगे तो मेरा काम अच्छा चल पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कल ही ढाबे से छुट्टी ले लेता हूँ। शंभू कुछ दिन की छुट्टी लेकर अब रेलवे स्टेशन पर छोटू की मदद करने लगा। अब छोटू का काम भी दुगना हो गया। हर कोई उसके ब्रेड और ऑमलेट की तारीफ करता। मगर शंभू बहुत चालाक था। उसने छोटू की उबले अंडों की कला भी सीख ली और उसके सभी ग्राहकों को अपने ऑमलेट की आदत भी लगा दी। एक दिन शंभू छोटू से कहता है, अच्छा दोस्त, बहुत दिन हो गए, अब मैं वापस अपने ढाबे पर जा रहा हूँ। शुक्रिया शंभू। शंभू के जाने के बाद छोटू ने खुद ही ऑमलेट बनाना शुरू किया, लेकिन वह अच्छे ऑमलेट नहीं बना पा रहा था। अरे भाई, ये कैसा ऑमलेट बनाया है? इसमें तो मिर्ची ही मिर्ची है। अब ग्राहक छोटू के ठेले पर न जाके पास ही खुले नए ठेले पर जाकर ब्रेड ऑमलेट और उबले अंडे खाने लगे। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ऑमलेट नहीं खाओगे? अरे नहीं, तुम्हारी दुकान से ऑमलेट कौन खाएगा? हम तो पड़ोस के ठेले पे जा रहे हैं। देखो वहाँ वो लड़का खड़ा है टोपी और चश्मा लगाकर, बहुत ही स्वादिष्ट ऑमलेट बनाता है और उबले अंडे का स्वाद भी वैसा है जैसा तुम पहले देते थे। वो नए ठेले पर जाकर उससे बात करने लगता है। तभी अचानक एक गाड़ी उस ठेले वाले को टक्कर मार देती है और उसका टोपी और चश्मा नीचे गिर जाता है। छोटू यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह कोई और नहीं, उसका दोस्त शंभू है। मुझे माफ कर दो दोस्त। छोटू बिना कुछ कहे अपने ठेले पर वापस चला जाता है और दिन रात मेहनत करके अच्छा ऑमलेट बनाना सीख लेता है और फिर से उसका ठेला खूब चलने लगा। सीख, लालची इंसान को मेहनत वाला इंसान हमेशा हरा सकता है। लालची वड़ा पाव वाला। भोलापुर गांव में राजू नाम का वड़ा पाव बेचने का एक व्यापारी रहता था। उसकी बीवी वड़ा बनाती थी और वो उसमें पाव डालकर बेचता था। उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था। जो भी ग्राहक एक बार उसके पास आता वो दोबारा नहीं आता था। यह देखकर एक दिन राजू ने अपनी बीवी से कहा, मुझे अब समझ में आया कि मेरा धंधा क्यों नहीं चल रहा है। तुम्हें वड़ा बनाना आता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो जी? मैं तो वड़ा ठीक से ही बनाती हूँ। अरे क्या ठीक से बनाती हो? अगर बढ़िया बनाती तो बिकते ना। मुझे एक उपाय सूझा है। याद है वो उमा बहन जिनके घर हम गए थे? उन्होंने कितने अच्छे वड़ा पाव बनाए थे, क्या बढ़िया स्वाद था। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उन्हें यहाँ बुला लें। इससे उनका भी फायदा हो जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। बेचारी बहुत मुसीबत में है। राजू गांव गया और उमा बहन से मिला। फिर उसे उसने सारी बातें समझाई। यह सुनकर उमा बहन ने कहा, मैं तो कब से अपने काम को लेकर बहुत परेशान थी। तुम भगवान की तरह आ गए। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। इसके बाद उमा बहन राजू के ठेले पर वड़ा पाव बनाने लगी। उसके बनाए हुए वड़ा पाव इतने स्वादिष्ट होते थे कि वहाँ पर लोगों की लाइन लग गई। कुछ ही दिनों में उनका धंधा अच्छी तरह चल पड़ा और काफी पैसे भी आने लगे। राजू मुनाफे का आधा हिस्सा उमा बहन को दिया करता था। यह देखकर राजू की बीवी के मन में ईर्ष्या जागने लगी।
एक दिन राजू की बीवी ने राजू से कहा, मैं सोच रही थी एक पकवान बनाने के सिवा ये और क्या करती है। सारा काम तो आपका जमाया हुआ है, पूरा मुनाफा आधा ही उसे दे देते हो, ये ठीक नहीं। तो तुम ही बताओ ना कि हम क्या करें। उसकी देखा देखी मैंने भी सब कुछ सीख लिया है, मुझ पे भरोसा कीजिए, बिल्कुल उसी की तरह बनाऊंगी। अपना घर देख उसकी चिंता छोड़ो। दूसरे दिन राजू ने उमा बहन को अपने काम में हिस्सेदारी देने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि अब मैं अकेले ही काम संभाल लूंगा, अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर उमा बहन ने कहा, तुम्हें जो ठीक लगता है करो भैया, पर एक बात जान लो कि खाने के धंधे में स्वाद ही सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और मेरे पकवान खाने से धंधा अच्छा चल रहा है। अरे तुम तो लालची हो गई हो, तुम समझती हो तुम्हारी वजह से मेरा काम चल रहा है। मैंने तुम्हें काम दिया और अब मैं ही तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। उमा बहन दुखी होकर वहाँ से चली गई। उसने अपने बचाए हुए पैसों से अपना ही अलग ठेला लगा लिया। उसके बच्चों ने उसे नया ठेला लगाने में मदद की। उमा की मेहनत सफल हुई और उसका काम चल निकला। उसे जमींदार के बेटे की शादी में वड़ा पाव बनाने का ऑर्डर मिला और राजू का धंधा लालच की वजह से ठप हो गया। सीख, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालची पाव भाजी वाला। एक गांव में एक मशहूर पाव भाजी वाला था रंगा। वह कई सालों से एक ही जगह ठेला लगाता था। जहां वो ठेला लगाता था वहां हमेशा सुबह शाम पाव भाजी खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। कोई वहां खड़े होकर खाता तो कोई पैक करवा के ले जाता। रंगा के पास इन सालों में काफी धन जमा हो चुका था, लेकिन इतना धन होने के बावजूद भी क्योंकि वो बहुत लालची और कंजूस था, कभी खर्च नहीं करता था और सिर्फ बचत के बारे में ही सोचता रहता था। ये क्या रंगा, तुम्हारा ठेला तो बहुत कमजोर लग रहा है, इसकी जल्दी से मरम्मत करवाओ या नया खरीदो, नहीं तो परेशानी में लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या हुआ है मेरे ठेले को, ठीक तो है। अगर इसे मरम्मत के लिए लेकर गया तो 2-4 दिन काम बंद करना होगा। ना बाबा ना, मुझे अपनी कमाई बंद नहीं करनी। अपने लालच, लापरवाही और कंजूसी के कारण रंगा ना तो मरम्मत करवाता और ना ही अपना काम बंद करता। एक दिन रंगा को एक शादी का ऑर्डर मिला। अरे रंगा, मैंने तुम्हारे पाव भाजी की काफी तारीफ सुनी है। मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें वहाँ पे पाव भाजी का स्टॉल लगाना होगा, लेकिन याद रहे इस टूटे ठेले को लेकर मत आना। ये लो एडवांस पैसे, बाकी जितने चाहिए मुझसे कल आकर ले लेना, लेकिन अच्छा ठेला लेकर आना और सजा धजा कर। मैं शादी में कोई बाधा नहीं चाहता। आप बिल्कुल चिंता न करें सेठ जी, मैं आपके सारे बारातियों को खुश कर दूंगा। और सेठ जी के जाने के बाद रंगा सोचता है, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला, मेरा ये ठेला तो अभी 4 साल और चलेगा। हाँ, रंगा ने ऑर्डर तो ले लिया और पैसे भी रख लिए, लेकिन अपने ठेले की मरम्मत नहीं करवाई और उसे ही सजा धजा कर शादी में चला गया। और जब रंगा शादी में बारातियों को पाव खिला रहा था, तभी अचानक ठेला टूटकर जमीन पर गिर गया और जगह जगह उसका सामान फैल गया। सभी इकट्ठा होकर उसे देखने लगे और सेठ जी को बुरा भला कहने लगे। रंगा, वही हुआ ना जिसका डर था। मैंने तुम्हें कहा था और पैसे भी इसीलिए दिए थे कि तुम एक नया ठेला ला सको, मगर तुम तो बहुत ही कंजूस और लालची निकले। निकालो मेरे पैसे वापस। यहाँ तुमने मेरी नाक कटा दी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। और अपने लालच, लापरवाही और कंजूसी के कारण रंगा को शर्मिंदा होना पड़ा और सेठ जी को पैसे भी वापस करने पड़े। मटन की सब्जी। संजू अपने माता पिता व बहन के साथ चंद्रपुर शहर में रहता था। वह बहुत ही शैतान लड़का था। उसे शरारतों के अलावा मटन खाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन संजू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी, आज भी क्या तुमने मटन की सब्जी बनाई है? नहीं बेटा, आज मैंने पनीर बनाया है। नहीं, मुझे तो मटन ही खाना है, बना दो ना। और संजू मम्मी से मटन की सब्जी बनाने की जिद करने लगा।
तभी दोनों की बातें सुनकर संजू के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। पापा, आप मम्मी से कहो ना आज मटन की सब्जी बनाए, मुझे वही अच्छी लगती है, मैं वही खाऊंगा बस। नहीं संजू बेटा, आपकी मम्मी ठीक कहती हैं। रोज रोज मटन खाना ठीक नहीं है। कभी हमें शाकाहारी सब्जी और साग भी खाना चाहिए। और आज तो आपकी मम्मी ने पनीर बनाया है, आज पनीर खा लो, कल मटन बना देंगे। नहीं, मुझे तो मटन ही खाना है, बना दो ना। अभी वह लोग ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक संजू के दादाजी जो गांव में रहते हैं वह आ जाते हैं। उन्हें देखकर संजू के पापा कहते हैं, पिताजी प्रणाम, आप अचानक कैसे आ गए? सब कुशल तो है ना? प्रणाम पिताजी, कैसी तबीयत है आपकी? आज कैसे आना हुआ? अब कुछ दिन आप हमारे पास ही रुक जाइए। खुश रहो बच्चों, मैं तो शहर फसल बेचने आया था, सोचा तुम्हारा हालचाल ही पूछाऊं, लेकिन आज रात तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि अब काफी देर हो गई है। दादाजी कैसे हो आप? क्या है इस डब्बे में? क्या लाए हो मेरे लिए? जल्दी बताओ ना। अरे मेरा प्यारा पोता संजू, कैसे हो बेटा? आओ आओ मेरे गले लग जाओ, देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? जल्दी बताओ। आज मैं गांव से तुम्हारे लिए ताजा मटन लाया हूँ। लो बेटी, ये मटन लो, आज बढ़िया सी मटन की सब्जी बना के खिला दो। अरे वाह, आप बहुत अच्छे हैं दादाजी। मैं तो कब से मम्मी को कह रहा था, इन्होंने कल भी मटन की सब्जी बनाई थी, आज फिर मुझे मटन खाने को मिलेगा। ये मजा आ गया, आप बहुत अच्छे हैं। और इस तरह संजू की मटन की सब्जी खाने की इच्छा पूरी हो गई और संजू के मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इसीलिए कहते हैं बच्चों में भगवान वास करते हैं। बच्चे सच्चे दिल से जो मांगे वो उन्हें मिल ही जाता है। सीता की पानी पूरी मेहनत। अरे भैया, सुनो एक कहानी हमारे ही जैसे एक छोटे से गांव की। गांव के कोने में कच्ची सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला लगता था और उस ठेले पर मिलती थी ऐसी चटपटी पानी पूरी कि खा के मजा आ जाए। उस ठेले को चलाती थी हमारी सीता। उम्र होगी कोई 30 साल, पर जिम्मेदारियों का बोझ उससे कहीं ज्यादा। पति तो सालों पहले गुजर गया, घर की सारी जिम्मेदारी अकेली सीता के कंधे पर आ गई। लेकिन हिम्मत देखो उसकी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, आटा गूंथती, आलू उबालती और अपने हाथों से बनाती वो खास खट्टा मीठा पानी, ऐसा स्वाद कि जो एक बार खा ले बार बार वहीं आए। धीरे धीरे पूरे गांव में नाम हो गया सीता की पानी पूरी। पर भाई, जिंदगी में सब कुछ आसान थोड़ी ना होता है। एक दिन गांव में एक नया ठेला आ गया, बड़ा सा, चमचमाता हुआ, लाइट वाइट सब लगा के, ऊपर से सस्ती पानी पूरी। लोग भी खिंच गए उधर। अब सीता के ठेले पर भीड़ कम होने लगी। एक दिन पड़ोस वाली बोली, अरे सीता, तू भी सस्ता बेच दे, वरना ग्राहक चले जाएंगे। नहीं बहन, मैं अपने स्वाद और ईमानदारी से समझौता नहीं कर सकती। और बस वो अपनी मेहनत में लगी रही। साफ सफाई, अच्छा सामान और हर ग्राहक को इज्जत। कुछ दिन बीते, लोगों को फर्क समझ आने लगा। नए ठेले की पानी पूरी सस्ती तो थी, पर साफ नहीं। कई लोग बीमार भी पड़ गए। फिर क्या था, एक एक करके लोग वापस आने लगे। सीता दीदी, आपकी पानी पूरी जैसा स्वाद कहीं नहीं। और देखते ही देखते सीता का ठेला फिर से चल पड़ा, पहले से भी ज्यादा। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे पता था सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। सीख भैया, दिखावे की चमक ज्यादा दिन नहीं टिकती, पर सच्ची मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। गरीब औरत की मछली करी। एक छोटे से समुद्री गांव में सीता नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उसका पति रामू 32 साल का रोज समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ता था। उनका छोटा सा घर था, फूटा हुआ छप्पर और बहुत कम सामान। लेकिन एक चीज थी जो पूरे गांव में मशहूर थी, सीता की बनाई हुई मछली करी। जब भी सीता मछली पकाती, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। लोग कहते थे, सीता की मछली करी में कुछ तो जादू है।
लेकिन उसी गांव में कुछ अमीर लोग भी रहते थे। वे हमेशा गरीबों को नीचा दिखाते थे। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव रखा गया। अमीर लोगों ने फैसला किया कि सबसे स्वादिष्ट मछली करी बनाने की प्रतियोगिता होगी। उन्होंने शहर से बड़े बड़े शेफ बुलाए। महंगे मसाले, चमकदार बर्तन और दिखावे की कोई कमी नहीं थी। जब यहाँ खबर सीता तक पहुंची तो रामू ने कहा, सीता, हम गरीब लोग हैं। वहां अमीरों के बीच जाने से क्या फायदा? सीता मुस्कुराई और बोली, खाना अमीरी से नहीं, दिल से स्वादिष्ट बनता है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। अमीर शेफों ने बड़ी बड़ी डिशें बनाई। कोई विदेशी मसाले डाल रहा था, कोई खास सॉस। और तभी सीता अपने पुराने मिट्टी के बर्तन में साधारण सी मछली करी लेकर पहुंची। अमीर लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, ये भी प्रतियोगिता में आई है। इसके पास तो ढंग का बर्तन भी नहीं है। लेकिन जब जजों ने सीता की मछली करी चखी, सब चुप हो गए। एक जज बोला, इतना गहरा स्वाद, इतनी सादगी, ये करी दिल को छू रही है। कुछ ही देर में परिणाम आया। पहला इनाम सीता की मछली करी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जो अमीर लोग पहले हंस रहे थे, वही अब शर्म से सिर झुका रहे थे। सीता ने इनाम लेते हुए बस इतना कहा, स्वाद मसालों में नहीं, मेहनत और सच्चे दिल में होता है। उस दिन गांव के अमीरों को समझ आ गया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, घमंड इंसान को छोटा बना देता है। रामू पकौड़े वाले की सफलता। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे अक्सर एक लड़का बैठा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू की उम्र 26 साल थी, लेकिन पूरे गांव में उसकी एक ही पहचान थी, निकम्मा। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर हंसते थे। अरे देखो देखो, रामू फिर पेड़ के नीचे बैठा है। इससे कुछ काम नहीं होगा, पूरा दिन ऐसे ही गुजार देता है। रामू चुपचाप सब सुनता, लेकिन कुछ बोलता नहीं। घर में भी हालत अलग नहीं थी। रामू, कब तक यूं ही बैठे रहोगे? 26 साल का हो गया है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं कमाता। रामू का दिल टूट जाता और वो फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। लेकिन कभी-कभी जिंदगी अचानक बदल जाती है। एक दिन गांव के रास्ते से एक महंगी कार गुजर रही थी। अचानक धड़ाम, कार खराब हो गई। ड्राइवर कार ठीक करने लगा। कार में बैठे अमीर आदमी ने इधर-उधर देखा और उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे रामू पर पड़ी। अरे भाई, इधर आओ। रामू धीरे-धीरे उनके पास आया। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या यहाँ आसपास खाने को कुछ मिल सकता है? रामू ने थोड़ा सोचा। उसे याद आया, शामू चाचा के पकौड़े। साहब, यहाँ शामू चाचा के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े मिलते हैं। मैं अभी लेकर आता हूँ। रामू दौड़ता हुआ शामू चाचा के घर पहुंचा। शामू चाचा, जल्दी पकौड़े दीजिए, एक बड़े साहब को चाहिए। शामू चाचा ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। रामू उन्हें लेकर तुरंत कार के पास पहुंचा। अमीर आदमी ने एक पकौड़ा खाया और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। उन्होंने जेब से 500 रुपए निकाले। ये लो, तुम्हारे लिए। रामू हैरान रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार खुशी की चमक आई। उसी समय रामू के मन में एक विचार आया। वो तुरंत शामू चाचा के पास वापस गया। शामू चाचा, अगर हम मिलकर एक बड़ा पकौड़ा स्टॉल लगाएं तो? लेकिन कैसे? मैं मदद करूंगा। हम इसे साफ सुथरा बनाएंगे, बड़ा बोर्ड लगाएंगे, शामू रामू पकौड़ा हब। शामू चाचा को ये विचार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों में गांव के बीचों बीच एक साफ सुथरा पकौड़ा स्टॉल बन गया। बड़ा सा बोर्ड लगा था, शामू रामू पकौड़ा हब। धीरे धीरे गांव के लोग वहां आने लगे। अरे, ये पकौड़े तो कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पकौड़े पूरे इलाके में नहीं मिलते। कुछ ही दिनों में स्टॉल पर भीड़ लगने लगी। रामू और शामू चाचा दिन रात मेहनत करने लगे और देखते ही देखते उनके पास अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन
रामू के माता पिता रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्टॉल के सामने बहुत भीड़ है। अरे जानते हो, ये स्टॉल रामू का है। हाँ, रामू और श्यामू चाचा ने मिलकर शुरू किया है। रामू के माता पिता हैरान रह गए। वे तुरंत स्टॉल के पास पहुंचे और सामने अपने बेटे को काम करते देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रामू बेटा। रामू मुड़ा और अपने माता पिता को देखकर भावुक हो गया। माँ, पिताजी, अब मैं बेकार नहीं हूँ। माता पिता ने रामू को गले लगा लिया। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। रामू और श्यामू चाचा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कहानी की सीख, कभी भी किसी को बेकार समझकर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सही मौका और मेहनत जिंदगी बदल सकती है।